कैसे हैं आप लोग। मैं देवराज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो बच्चों, ये जो वीडियो है ये हमारे अनुसंख्यक गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो हमने बना चुके हैं। मतलब प्रीवियस वीडियो जो बनाई है हमने उसमें 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगली जो नेक्स्ट 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इस वीडियो में होंगी बच्चे, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, उसमें हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ अवनमन तो हम बाद में करेंगे बच्चे, हिमांक में हम बात करते हैं। हिमांक क्या है? वह ताप जिस पर कोई द्रव जमता है उसे क्या बोलते हैं? हिमांक बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? हिमांक। वह ताप जिस पर कोई द्रव जमता है उसे क्या बोलते हैं बच्चे? हिमांक, ठीक है। अब हम किसी लिक्विड में, किसी विलयन में कोई हम अवाष्पशील पदार्थ मिक्स कर रहे हैं, मतलब नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस मिक्स कर रहे हैं, तो होता क्या है, उसके जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डाउन चला जाता है और उसमें कम आ जाता है, कमी आ जाती है। उसे क्या बोलते हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक हिमांक में अवनमन। क्या बोलते हैं बच्चे? हिमांक में अवनमन बोलते हैं, ठीक है। मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, व्हेन नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस मिक्स इनटू द सॉल्यूशन आर कॉल्ड, वो मिक्स इनटू द सॉल्यूशन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट आर डिप्रेटेड, आर कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आर कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसके एप्लीकेशंस क्या है बच्चे? जैसे बहुत सारी एप्लीकेशन है, तुमने आसपास अपने देखते भी होंगे। जैसे कोई हमारा आइसक्रीम है वाला है, आइसक्रीम जमाने के लिए हम नमक का प्रयोग करते हैं, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। तो उसे क्या बोलते हैं? उसमें हम आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का प्रयोग क्यों करते हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड का प्रयोग क्यों करते हैं बच्चे? जो नमक है वो जो बर्फ़ है उसके हमारा फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है। अच्छा एक बात बताओ, जो बर्फ़ है वो किसी चीज़ को ठंडा ही तो कर सकता है, जमा सकता नहीं है, जमा हो सकता नहीं, वो क्या कर सकता है? ठंडा कर सकता है। सपोज करो कोल्ड ड्रिंक है, हमें बर्फ़ लगा दिया, वो ठंडा कर सके बच्चे, वो जमा नहीं सकता। और तुमने देखा होगा कि जो आइसक्रीम वगैरह तुम मार्केट वगैरह में जाते हो आइसक्रीम के लिए, तो उसमें क्या होता है कि वो वहाँ उसके पास कोई फ्रीज़र नहीं है, कुछ नहीं है, वो वहाँ पे कोई फ्रीज़र नहीं है, वो ठेले पे खड़ा है, उसको मतलब थोड़ा हिला रहा है, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे आइसक्रीम जम जाती है, वो उसमें नमक मिला देता है, तो वो क्या करता है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डाउन कर देता है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बच्चे? हिमांक में अवनमन और मोललता में संबंध। जैसे हमने प्रीवियस किया था अब हम वो करेंगे, ठीक है बच्चे। तो बच्चों ये जो आपके सामने डेरिवेशन लिखा हुआ है ये किस में है बच्चे? हिमांक में अवनमन और मोललता में संबंध, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी, ठीक है। तो क्या रिलेशन है? जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब हिमांक में अवनमन, वो प्रपोजनल है किसके? मोलैलिटी के। किसके प्रपोजनल बच्चे? मोलैलिटी के। प्रपोजनल हटेगा, कोई कांस्टेंट क्या आ जाएगा? KF। तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला L/W kg। N क्या है यहाँ पे? वेट ऑफ सोल्यूट। क्या है बच्चे? वेट ऑफ सोल्यूट। W क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg में, वो हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अभी हम इसकी डेफिनेशन से की बात कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे W की वैल्यू 1 kg कर दें और N की वैल्यू 1 कर दें, तो डेल्टा TF किसके इक्वल हो जाएगा? KF के, ठीक है। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में यदि 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ घुला हो तो विलयन के क्वथनांक में होने वाली विलयन के हिमांक में होने वाली कमी क्या कहलाएगी बच्चे? मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मोलल अवनमन स्थिरांक। एक बार और देख लेंगे। W की वैल्यू हमने 1 करी, kg, और N कितना करा? 1। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में यदि 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ घुला हो तो विलयन के हिमांक में होने वाली कमी क्या कहलाएगी बच्चे? मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाएगी, ठीक है। इन 1 kg solvent, if 1 mole of non-volatile substance mix into the solution, the depression in freezing point are called molar depression constant, are called molar depression constant, ठीक है बच्चे। उसके लिए फिर हमने N का फॉर्मूला होता है W/M, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास, वो हमने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे ग्राम में है, यहाँ पे किलोग्राम में। इन बाई चांस वो हमको ग्राम में रखना तो पर हम 1000 से
मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे डेल्टा टी एफ एम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, स्मॉल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट, एम मोलर मास और डब्ल्यू क्या है यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये बच्चों हमारा डेरिवेशन है। नेक्स्ट इस पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल देखते हैं। तो बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये तो कह रहा है कि शुद्ध नाइट्रोबेंजीन का हिमांक 278.8 केल्विन है। एक अज्ञात पदार्थ के 2.5 ग्राम को नाइट्रोबेंजीन के 100 ग्राम में घोला जाता है। विलयन का हिमांक कितना हो जाता है, 276.8 हो जाता है। नाइट्रोबेंजीन के लिए हमें के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक जो उसकी वैल्यू कितनी थी, 8 किलो केल्विन मोल इनवर्स। पदार्थ का अनुभार ज्ञात करो। वो क्या है कि नाइट्रोबेंजीन हैव फ्रीजिंग पॉइंट 278 केल्विन इफ अननोन सब्सटेंस 2.5 ग्राम मतलब 2.5 ग्राम अननोन सब्सटेंस डिजोल्व इन 100 ग्राम नाइट्रोबेंजीन एंड वी ऑब्जर्व द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन 276.8 केल्विन, कैलकुलेट द मोलर, ठीक है, मोलर मास ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे में देखते हैं कि क्या दिया है क्या नहीं, क्या फाइंड करना है, मोलर मास फाइंड करना है, के एफ वगैरह दे रखे हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला हमारा ये है, डेल्टा टी एफ के एफ गुना स्मॉल डब्लू गुना 1000 एम गुना कैपिटल डब्लू। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब सबसे पहले देखना है कि क्या हमारे पास है क्या नहीं है। इस क्वेश्चन में फिलहाल हमें के एफ ये रहा, के एफ मिला है जो देखने से मिल रहा 8 किलो केल्विन मोल इनवर्स। अब हम ढूंढते हैं, फाइंड करते हैं स्मॉल डब्लू और कैपिटल डब्लू। इस क्वेश्चन में ग्राम में कौन कौन सी चीज़ दी हुई है, 2.5 ग्राम और 100 ग्राम, ये दोनों चीज़ ग्राम में है। और जो हमेशा डब्लू मिलता है वो ग्राम में ही मिलता है बच्चे। क्या इसमें मिलता है, ग्राम में। ठीक है, तो स्मॉल डब्लू कितना है इसमें, देखो इसमें देखो एक 2.5 ग्राम है, मतलब 2.5 ग्राम है, एक 100 ग्राम है। ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा इसमें 100 ग्राम है, कम इसमें कौन सा है 2.5 ग्राम है। तो स्मॉल डब्लू कौन सा होगा, 2.5 ग्राम। कैपिटल डब्लू क्या हो गया, 100 ग्राम। तो स्मॉल डब्लू 2.5 ग्राम, कैपिटल डब्लू 100 ग्राम, ये हो गया बच्चे। अब उसने दो टेम्परेचर दिए हैं, डेल्टा टी एफ हमारे पास नहीं है, डेल्टा टी एफ चाहिए हमें। क्या निकालना, एम निकालना है। के एफ भी हमारे पास है, एम फाइंड करना है। अब डेल्टा टी एफ के दो टेम्परेचर दे रखे हैं, एक टेम्परेचर ये रहा और एक टेम्परेचर ये रहा। तो ऐसी स्थिति में जिसमें जब दो टेम्परेचर दे रखे हों, उस स्थिति में बड़े वाले टेम्परेचर में छोटे वाला टेम्परेचर घटा दो, तुम अपना डेल्टा टी एफ फाइंड कर लोगे। ठीक है, हमें डेल्टा टी एफ फाइंड करना है। तो T1 डिफरेंस T2, एक टेम्परेचर ये रहा 278.8 केल्विन माइनस डिफरेंस 276.8, तो कितना आएगा 2 केल्विन का डिफरेंस आएगा। किसका आएगा बच्चे, 2 केल्विन का। अब हमारे पास के एफ भी है, स्मॉल डब्लू भी है, कैपिटल डब्लू भी है, डेल्टा टी एफ भी है। हमें एम फाइंड करना, इस क्वेश्चन में ये रख देंगे, मतलब इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो डेल्टा टी एफ कितना 2, के एफ 8, स्मॉल डब्लू 2.5, 1000, एम फाइंड करना है। कैपिटल डब्लू कितना है, ये है 100, पॉइंट हटेगा 10, इससे ये खत्म। 2 4 जा 8, 25 कितना आ गया 100। एम की वैल्यू कितना है बच्चे 100। तो एम हमारा कितना आएगा बच्चे 100। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो भी आता है बच्चे 2 नंबर में आता है। अगर अभी अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे, प्राशन दाब पे, ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ओके, तो बच्चों हमारी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। नाम से पता चला प्रासरण प्लस दाब, मतलब प्रासरण दाब को समझने से पहले, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें प्रासरण को समझना जरूरी होगा। प्रासरण क्या है, व्हाट इज ऑस्मोसिस, क्या है व्हाट इज ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चे, हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें बीच में क्या है SPM, सिंपल पार्चमेंट मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी हुई है।
प्राशन क्या है कि निम्न सांद्रता के कणों का उच्च सांद्रता के कणों की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से स्वतः प्रवाह, अपने आप प्रवाह, मतलब ये निम्न सांद्रता के कण है, मतलब लो कंसंट्रेटेड पार्टिकल्स हैं, ये हाई कंसंट्रेटेड पार्टिकल है। लो कंसंट्रेटेड पार्टिकल्स का एसपीएम के थ्रू हाई कंसंट्रेटेड पार्टिकल की ओर मूव करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बच्चे? ऑस्मोसिस। लो कंसंट्रेटेड पार्टिकल को हम बोलते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल, और हाई कंसंट्रेटेड पार्टिकल को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट पार्टिकल। तो इस निम्न सांद्रता के कणों का उच्च सांद्रता के कणों की ओर एसपीएम के थ्रू जाना अपने आप क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। क्या कहलाता है बच्चे? ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए मिनिमम लगाया गया प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर, जो हम प्रेशर अप्लाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राशन दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चे? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। अब इसके व्यवहार में डेली बेस लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं प्राशन के। मैंने बोल रखा बच्चे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसका क्या यूज़ है डेली बेस लाइफ में, तो वो ज़रूरी है। जैसे तुमने देखा होगा कि जो मुनाखे होते हैं या स्वीट होते हैं उसको हम पानी में घेरते हैं तो वो पानी में भिगो के रखने पर फूल जाते हैं। वो फूल क्यों जाते हैं? जो मुनाखे की अपर लेयर है वो एसपीएम का वर्क करती है, एसपीएम का कार्य करती है, अर्धपारगम्य झिल्ली का। पानी उसके अंदर भर जाता है, जो स्वीट पार्टिकल है, हाई कंसंट्रेटेड पार्टिकल है उसके अंदर, वो बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है। वो मुनाखे का जल में फूलना क्या है? प्राशन का ही एक उदाहरण है। ठीक है। कभी कभी तुमने देखा होगा कि जो ओनियन है, ओनियन हम कट करते हैं तो हमारी आंखों में आइज़ मतलब आंसू निकलते हैं, बहुत सारे टीयर्स निकलते हैं उसे कट करने पे। उसको पानी में डाल दो थोड़ी देर के लिए ओनियन को, उसके बाद ओनियन कट करेंगे तो हमारी आंखों में टीयर्स नहीं आएंगे ज़्यादा, क्योंकि जो पानी क्या होता है प्याज के अंदर, जो ओनियन के अंदर भर जाता है स्लाइड्स के थ्रू, तो इसका पानी का अंदर जाना वो भी क्या है? ऑस्मोसिस का एक प्रोसेस है। ठीक है। जो ऑस्मोसिस के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे एग होता है, एग को पानी में डालते हैं वो फूल जाता है, थोड़ा बॉयल बड़ा हो जाता है अंडा, HCl में डालते हैं वो सिकुड़ जाता है, कंसनट्रेट HCl में अगर अंडे को डालते हैं वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। और अंडे का फूलना पानी में वो किसका एग्जाम्पल है बच्चे? ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। तो ये सब ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है। जैसे करेला है, करेले को हम नमक लगा के डाल देते हैं, उसका कड़वापन बाहर निकलता है, वो भी क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। ठीक है। ये ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए, मतलब इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए जो हम मिनिमम प्रेशर अप्लाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। इसके जैसी एक अपोजिट एक और प्रोसेस है, उसे बोलते हैं डिफ्यूज़न। क्या बोलते हैं बच्चे? डिफ्यूज़न बोलते हैं। डिफ्यूज़न होता है विसरण। ठीक है। उसमें क्या होता है? वो इसका अपोजिट है। उसमें हाई कंसंट्रेटेड पार्टिकल लो कंसंट्रेटेड पार्टिकल की ओर मूव करते हैं, उसमें एसपीएम की ज़रूरत नहीं होती है। हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, ये कोई 1 लीटर वाटर है, इसमें यहाँ से 200 ml सोल्टी वाटर डिज़ोल्व कर रहे हैं, इसके अंदर डाल रहे हैं, सॉल्ट का प्रिपेयर अच्छा सॉल्यूशन डाल रहे हैं, तो इसके अंदर डाल रहे हैं। वो तब तक मूवमेंट करेगा तब तक इस पूरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेटेड इक्वल ना हो जाए, कंसंट्रेशन क्या हो? इक्वल ना हो जाए। डिफ्यूज़न तभी बंद होता है, स्टॉप होती है उसकी प्रोसेस, जब पूरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है हमारे बच्चे? इक्वल हो जाती है। उस कंडीशन में हमारा डिफ्यूज़न बंद हो जाता है। ठीक है। ऑस्मोसिस अलग है और डिफ्यूज़न अलग चीज़ होती है। हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर के 3 फॉर्मूले हैं। पाई बराबर CRT, यहाँ पे पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, C क्या है हमारा? मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी, इस तरीके से R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। गैस कांस्टेंट 0.0821, ये फॉर्मूला होता है जूल केल्विन मोल इनवर्स में। ठीक है। जूल केल्विन मोल इनवर्स। इसका C जो है, C का फॉर्मूला N/V होता है, वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो पाई बराबर N/V/RT, मतलब पाई V बराबर NRT। एक फॉर्मूला ये भी है ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है। एक फॉर्मूला ये है पाई बराबर CRT। एक और N का फॉर्मूला क्या होता है? अभी तुमने पढ़ा W/M, ये हमारा N का फॉर्मूला है W/M, वो हम यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है। तो
पाई वी बराबर W/m/RT। एक ऑस्मोटिक प्रेशर का ये भी फॉर्मूला है। अब कहोगे सर हमारे पास तीन तीन फॉर्मूले आ गए, पाई बराबर CRT, पाई वी बराबर NRT और पाई वी बराबर W/m/RT, हम कौन से फॉर्मूले से ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करें? तो ये तो बेटे क्वेश्चन की कंडीशन होगी, डिमांड होगी कि कौन सा फॉर्मूला वहाँ लगेगा। अगर हमें वेट दे रखा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर वेट नहीं दे रखा, मोल दे रखे हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर मोल भी कुछ नहीं दे रखा, मोलर कंसंट्रेशन दे रखी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पर हम क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल कैसा आता है, ठीक है। तो बच्चों एक क्वेश्चन आया है कि यूरिया के 0.0 विलियन का 27 डिग्री सेल्सियस पर प्राशन दाब ज्ञात करो, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहीं मोल का जिक्र नहीं हुआ, इस क्वेश्चन में कहीं इतने ग्राम पदार्थ वहाँ डिजोल्व किया वो जिक्र नहीं हुआ, तो मतलब इसमें ना मोल वाला फॉर्मूला लगने का ना हमारा W वाला फॉर्मूला लें। वो कह रहा है कि फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूरिया 0.01 m सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें कहीं हमने मोल के बारे में कुछ नहीं सुना क्वेश्चन में, ना इतने सब्सटेंस इतने में डिजोल्व किया ऐसा कुछ सुना, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला है बच्चे, इसमें पाई = CRT। प्राशन दाब हमें निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में फ़िलहाल हमें क्या T दिख रहा है और ये M वाला जो लिखा हुआ टर्म्स वो दिख रही। M वाला टर्म्स क्या है? C की वैल्यू है। C कितना है? 0.01 m। R वही 0.0821 जूल केल्विन मोल इनवर्स। T टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। पाई फाइंड करना, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड करेंगे और कितना आएगा? 300 केल्विन। अब सब चीज़ हमारे पास है, रख देंगे। पाई C कितना? 0.01 m। R कितना? 0.0821। 300। यहाँ से हटेंगे नीचे 2 0, ये 3 बार कटेगा, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 3, 3 2 6, 3 8 24 ATM। ये हमारा क्या हो गया बच्चे? ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, एक नंबर का क्वेश्चन था कि भाई 27 डिग्री सेल्सियस पे 0.01 m यूरिया का प्राशन दाब फाइंड करो, दाब ज्ञात करो। ये T की वैल्यू है, ये अपना C की वैल्यू है, R की वैल्यू हमें पता ही होता है, ठीक है। पाई निकालना है तो हमने पाई बराबर CRT लगा दिया, ठीक है। पाई बराबर CRT लगाने पे हमने सारी वैल्यूज़ रख दी, इसको केल्विन में चेंज कर, क्योंकि प्राशन दाब में हम केल्विन में चेंज करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। तो बच्चों एक आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस पर भार और आयतन अनुसार 5% यूरिया के जलीय विलयन का प्राशन दाब ज्ञात करो। एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज 5%, ठीक है। इसमें हमें क्या करना? ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना बच्चे, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगे? 5% भार अनुसार, ऐसा तो हमने कोई पढ़ा नहीं। जितने भी बेटे ऐसा क्वेश्चन है 5% या 10% भार और आयतन अनुसार, मतलब वॉल्यूम एंड मास परसेंट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है? देखो कोई भी सॉल्यूशन है उसका जो वेट होता है कितना होता है, कोई परसेंटेज फाइंड करते हैं, वो 100 में से फाइंड करते हैं। जितने वो परसेंट कह रहा है, सपोज करो टोटल हमने मान लिया, लेट अस कर लिया कि सॉल्यूशन का वेट कितना है? 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम, ठीक है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन का वेट है, 100 का 5% कितना होगा? 5 ही होगा ना। तो 5% कह रहा है कि 100 ग्राम में से 5% क्या है? 5 ग्राम किसके हैं? यूरिया के हैं। टोटल परसेंटेज कितनी मान ली हमने? 100। 100 का 5% हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा? 5। तो स्मॉल w जो होगा बच्चे ऐसी कंडीशन में 5 ग्राम, जो वो कहेगा जितने परसेंट वो कहेगा, 5% या 10% जितने परसेंट भी कहेगा, टोटल इस कंडीशन में हमें कंसीडर कर लेना है कि टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना होगा? 100 ग्राम होगा, ठीक है। उस 100 ग्राम का 5% कह रहा,
5% निकाल देंगे, जो निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, अब 27 डिग्री सेल्सियस पे टी कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना, पाई फाइंड करना है। अब W इंक्लूड हो गया तो फॉर्मूला पता चल जाएगा कौन सा लगना, फॉर्मूला लगना ये पाई V बराबर W/m/RT, ये वाला फॉर्मूला लगना है। ठीक है, W हमारे पास है, T भी हमारे पास है, R हमारे पास ऑलरेडी होता ही होता है, वो दे ना दे। R की वैल्यू कितनी होती है, 0.0821 जूल केल्विन मोल इनवर्स। M भी हम निकाल लेंगे, किसका फाइंड करना है, यूरिया का निकालना है ना। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, NH2CONH2। इसका जो M होता है वो कितना होता है, 60। निकाल फाइंड करेंगे, मैंने निकालना भी सिखा रखा पहले। हमारे पास हर चीज़ है, अब W भी है, R भी है, T भी है, V नहीं है। V उसने क्वेश्चन में देखो ओब्लिक करके वॉल्यूम परसेंटेज कहा ना, हमने जब मास 100 मान लिया कंसीडर कर लिया, तो वॉल्यूम भी हम क्या मान सकते हैं, 100 ml कंसीडर कर सकते हैं। तो V कितना हो गया हमारा बच्चे, 100 ml। उसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये लीटर में है यहाँ पे फॉर्मूले में। तो 100/1000 कितना होगा बच्चे, 0.1 लीटर। ठीक है, अब हमारे पास इसको डिग्री सेल्सियस को भी 300 केल्विन हो गया है। हमारे पास हर चीज़ है, हर करनी वो हमें फॉर्मूले में रखना है बच्चे। पाई V कितना, 0.1, W 5, M 60, R 0.0821, 300, इसको इधर ले जाएंगे तो पाई 5 × 0.0821, 300, 16, 0.1, पॉइंट हटेगा ऊपर 110 और ये कितना का 12 बार कट गया। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, कितना ATM में हमारा आंसर आएगा, ज़्यादा कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब तो कुछ रह ही नहीं गया क्वेश्चन में बच्चे, बस कैलकुलेशन तो रह गए, वो कर लेंगे। तो बच्चे आज हमने जो पढ़ा है वो बच्चे 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें राउट लॉ रह रहा है और 1.5 फैक्टर रह रहा है बस, और कुछ नहीं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।